हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जे इलेक्ट्रिकल 2020 की तैयारी कैसे करें। ये एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सेशन रहने वाला है आपकी लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए, सो दैट आपका 100% सिलेक्शन हो सके। देखिए, इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, आपको किस तरीके से आपकी पढ़ाई शुरू रखनी है और किस तरीके से आपको आपकी पढ़ाई इनिशिएट करनी है। मैं इस सेशन को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि जो स्टूडेंट जीरो से स्टार्ट कर रहा होगा, तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपका जो प्रिपरेशन है मैं ₹0 में करा के दे सकूँ। ठीक है, आपको कहीं पे ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, ये मैं आपको अश्योरिटी दिलाता हूँ, आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए इस सेशन को आपको ध्यान से देखना होगा और आपको समझना होगा कि मैं इस सेशन में आपको क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेशन में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल सिलेबस है और उसमें क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस सेशन को आपको ध्यान से देखना है विदाउट एनी स्किप। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टेंटेटिव टाइम टेबल। अभी आप ये भूल जाओ ये टेंटेटिव होने वाला है करके, क्योंकि ऑलरेडी एसएससी ने 2 बार टाइम टेबल को पोस्टपोन करा चुका है। यहाँ पे मैंने रेड बॉक्स में मैंने मार्क किया है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग की जो एग्जामिनेशन होने वाली है पेपर 1, ओके, वो होने वाला है 27/10/2020 से लेके 30/10/2020 के बीच में। तो ध्यान में रखिएगा 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है, पेपर 1 का। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं, अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो आपके पास नियर अबाउट 2 मंथ्स है। ठीक है, मैं आपको ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ कि आप जीरो से भी अगर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे तो भी मैं आपको इस पेपर 1 में सिलेक्शन दिला सकता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा 2 मंथ्स में हमारे पास 60 डेज है। इस 60 डेज में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना होगा, ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुकी है, बट अभी आपको ध्यान में रखना होगा कि 27 जुलाई 2020 को ये नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया था। ये टेंटेटिव टाइम टेबल ना मानते हुए उन्होंने कंप्लीटली फाइन ये आपका रीशेड्यूल जो होने वाली है एग्जामिनेशन, इसका टाइम टेबल आपको बता दिया गया। आप ये मत सोचिएगा कि आपका एग्जाम फिर से पोस्टपोन होने वाला है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके प्रिपरेशन आप 100% दे के रखें और इस डेट्स को फाइनल करके भी आप आपकी प्रिपरेशन 100% शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा पेपर 1 का हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पेपर 1 ही क्लियर करना है, उसके बाद में पेपर 2 आएगा। तो पेपर 1 में हमारे पास कितने कितने टॉपिक्स हैं। पेपर 1 में हमारे पास पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के लिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हमारा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस पे, उसमें हमारे पास है 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के लिए है। और हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपको सिविल का पेपर आएगा, इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का आएगा, बट अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो आपको मैकेनिकल का 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिस्कस करने वाले, तो इसलिए हम लोग ध्यान में रखते हैं सबसे पहले हम लोग जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल इलेक्ट्रिकल, सो दैट आपका टोटल जो होने वाला है 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, 200 क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होगा। देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा जनरल अवेयरनेस का आपको कैसे प्रिपेयर करना है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेल में टेक्निकल सिलेबस जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी मैं आता हूँ, ये सेशन जो है मैं जो जीरो से भी पढ़ाई शुरू करने वाला है, अभी 60 डेज में काफ़ी होते हैं, मोर देन इनफ है 60 डेज आपको ये पेपर को क्रैक करने के लिए। उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जिन लोगों की ऑलरेडी अपने ये टेक्निकल सिलेबस जो आपने बता दिया था, मैंने काफ़ी बार सेशन में भी बताया था, उन लोगों को भी इस सेशन में ध्यान से इस जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपको सुनना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग टू देम एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। देखिए, ये हमने तो पढ़ लिया, बट अभी हमको बेसिकली क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर एनालाइज किया, एसएससी जेईई का पेपर पैटर्न एनालाइज किया, उसी के ध्यान में रखते हो, उसी का जो उनका एक अप्रोच रहता है क्वेश्चंस को बिल्डअप करने का, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का वेरियस फैक्टर्स होते हैं, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है। जो उसका फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला, ρ=RL/A, R=ρL/A। ठीक है, उसके बाद में जो इंडक्टेंस का फैक्टर्स होता है, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस का जो अगर प्रैक्टिकल इंडक्टेंस है, ठीक है, या फिर एक आइडियल इंडक्टेंस है, तो उसके क्या पैरामीटर्स होने वाले, ये चीज़ें आपको पढ़ना है।
ठीक है। रेजिस्टेंस का तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटेंस में आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाले। कैपेसिटेंस में आपको कुछ फॉर्मूलेस भी ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, वो है आपका C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बाय डी। ओके, तो आपको ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब कितना होता है, चार्ज ऑन 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ें आपको इस टाइप के ऑप्शंस में आपको एमसीक्यू के टाइप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये होगा आपका कैपेसिटेंस का। डिस्टेंस अगर आपका बढ़ता है तो आपका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको डायरेक्टली उसका प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ें आपको इस तरीके से आपको डिटेल सिलेबस आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये पढ़ने के लिए हम लोग एक लाइन में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक टर्म्स का आपको कैसे कैसे डिटेल में आपको पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, सो दैट आपका कम टाइम में आपका 100% सिलेक्शन हो सके। ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पढ़ते बैठोगे तो देयर आर नंबर ऑफ रेफरेंसेस सो दैट यू कैन गो थ्रू देम। आपको नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको डिटेल में सिलेबस मिलेगा, बट उतना आपको काम के नहीं जितना मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ही मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। अभी हमने इंडक्टेंस डिस्कस कर लिया, कैपेसिटेंस डिस्कस कर लिया। इंडक्टेंस का इफेक्ट क्या होता है अगर आपको डीसी सोर्स अप्लाई करते हो, कैपेसिटेंस कैसा वर्क करता है जब हम लोग डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक से आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। और फिलहाल भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने 34 प्लस सेशंस हमने ऑलरेडी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखे होंगे, अब न्यू कमर हो गया, आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो हम आपको हमारे चैनल के आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पे क्लिक करके आप या फिर आपको प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आप 34 सेशन जो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है हमने सारे डिस्कस कर चुके। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सारे मशीन्स तक के सारे ऑलरेडी सेशंस डिस्कस कर चुके। एक नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए, तो उसको आपको जाके देखना होगा, ठीक है। अभी आपके पास आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट। देखिए इसमें ये जो टर्म्स है यहाँ पे, इसमें कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कभी कभी मान लो एक हाथ क्वेश्चन आ जाते हैं 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू वॉट, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 36 इंटू 10⁻5 जूल्स, ठीक है। इस टाइप के आपको ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, ओके। या फिर 1 कैलोरी मतलब कितना होता है, 1 कैलोरी मतलब होता है 4.186 जूल्स, ठीक है। 1 किलोवाट आवर्स मतलब कितना किलो कैलोरी होता है, 860 किलो कैलोरी, ओके। या फिर आपको डिफरेंट पावर और एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे पावर का कॉन्सेप्ट है पावर ड्रॉप पे I²R लिखते हैं हम लोग, या फिर V²R हम लोग लिखते हैं पावर ड्रॉप के लिए। एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसका यूनिट क्या है, और वोल्टेज और करंट के यूनिट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, वैट में, ठीक है। ये तो आपको कॉमनली पता होगा, बट हम लोग उसको क्या लिखते हैं, जूल्स पर सेकेंड, ओके। सो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये अभी मैंने आपको डिस्कस करा दी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर उसके यूनिट्स तक आपको इसमें समझना होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी पॉइंट पे दिक्कत आती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, सो दैट हम लोग आप ही का जो रेफरेंस लेके आपके अकॉर्डिंग सेशंस हम लोग आपको प्रोवाइड करा सकेंगे। देखिए मैं अभी भी बता दूँ, आपका 0 रुपीज़ में आपको कहीं पर भी स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अगर आप डेडिकेटली प्रिपेयर करते हो तो आपको 100% सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रुक सकता। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सर्किट लॉ। सर्किट लॉ पे हमारे किरचॉफ्स लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम जो आते हैं हमारे 8 से 10 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स है, ठीक है। ओके, तो मैं अभी आपको बताता हूँ आपको किरचॉफ्स लॉ सिंपल सर्किट सॉल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपको पढ़ने पड़ेगी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स अगर आपको करंट टू वोल्टेज सोर्स करना है या फिर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स कन्वर्ट करना होगा, ये आपको पढ़ने पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बता दूं जहाँ पे आपको नोडल एनालिसिस है, ठीक है। नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और जो बेसिक हमारे पास थ्योरम्स है जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, और उसके सिंपल सॉल्यूशन के जो सर्किट्स रहते हैं पेपर 1 के लिए उतने ही आपको काफ़ी है, वो आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो नेटवर्क थ्योरम्स है वो तो आपको देखिए ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये हो गया आपके सर्किट्स लॉ के जो एक्सप्लेनेशन में आपको बताया सिंपल सर्किट्स। तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, उसके क्या पैरामीटर्स रहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता है, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता है, प्रैक्टिकल का कितना रहता है, ये आपको चारों भी टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। उससे आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पे। किरचॉफ्स लॉ पे अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन से केवीएल कैसे लॉस के आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है।
जैसे आपको पता है कि केसीएल और केवीएल में कुछ यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म रहती है, ओके, जहाँ पे नोडल एनालिसिस पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं या फिर एक कोई भी नोड पे अगर हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये सारे जो छोटे छोटे टर्म्स है अभी मैं सारे रिकॉल करके आपको बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस का आपको फ्रेमिंग करना होगा और कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्किट्स लॉ पे आपको क्वेश्चंस। और इसी के साथ मैं बता दूं सर्किट्स लॉ पे आपको डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। और इसमें भी आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड रहते हैं सर्किट्स के अंदर, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, जैसे कर पैरेलल में हो, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सर्किट स्लॉप में देखने को मिल सकता है। देखिए मैं आपको ये सेशंस इसलिए मैं आपको ध्यान में रख के बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि आपको क्वेश्चंस तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको चूज़ करना होगा वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी हमने 34 सेशंस जो ऑलरेडी लिए हैं हमने, ठीक है, फॉर एसएससी जेईई सुपर एमसीक्यू सीरीज में, वो उसमें हमने डिस्कस किए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। केवीएल केसीएल में हो गए, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस का भी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पूछ सकता है, ओके। तो ये हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सर्किट लॉ पे। आप उसमें नियरली 25% तक के क्वेश्चंस आपको पूरे पेपर में देखने को मिल सकते हैं ऑन दिस बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सर्किट्स लॉ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट टाइम है हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक सर्किट में मेरा एक सेशन है, उसमें हमने मैग्नेटिक सर्किट एनालॉजी डिस्कस की है, वो आपको पहले जाके देखना होगा। वहाँ पे हमने एनालॉजी में ये चीज़ें डिस्कस की है, जैसे अगर हम लोग ईएमएफ वोल्टेज, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर हम लोग ईएमएफ लिखते हैं जिसका यूनिट है वोल्ट, तो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में उसको लिखते हैं एमएमएफ, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और उसका यूनिट है एम्पियर टर्न्स, ठीक है। ये यूनिट्स पे आपको दो क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्लक्स रिलेक्टेंस क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है, परमियंस क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ओके, और उसका यूनिट क्या होता है। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपके जो 100 क्वेश्चन है, मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपको करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, सो दैट आपका 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो सके, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नेटिक सर्किट्स में आपको जो मैग्नेटिक सर्किट एनालॉजी का सेशन है उसको आपको जाके देखना होगा, उससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ओके। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास तीन टाइप ऑफ मटेरियल रहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा जिसका म्यू आर रहता है उसका ग्रेटर देन 1, ओके, लेस देन 1, जिसमें हम लोग थे कॉपर, सिल्वर, कार्बन, उसके एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। देखिए जो चीज़ें रिकॉल करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें आपको नोट करनी है, और इस सेशन को ध्यान से देखना होगा आपको, सेशन आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप उसको और बूस्टअप करिएगा, और ये चीज़ें जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ट्राई करिएगा, एक नोट डाउन करें, और आपने वो कवर किया है या नहीं वो आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पास आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 से, और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। ये जो मैग्नेटिक सर्किट्स में एक क्वेश्चन उसके ऊपर बनेगा, ठीक है। अभी हो गया, ये सारी चीज़ें बता दी मैग्नेटिक मटेरियल्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक कैलकुलेशंस फॉर कंडक्टर फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, सोलेनॉइड कंडक्टर है, ओके। इस टाइप के जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स के कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं, उसका आपको मैग्नेटिक कैलकुलेशंस के जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको ध्यान से करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर आता है, जैसे मैंने पहले भी एक सेशन में लिया था, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपके पास में एक इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, एडिटिव पोलैरिटी में, तो इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होने वाला है, अगर मान लो 3 हेनरी का, ये 4 हेनरी का है, तो इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, डुएबल रहते हैं काफ़ी इजीली। इसके अगर फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखते हैं तो आपको इसके आंसर्स है वो जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट्स में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, आपके परमिटिविटी और एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमेबिलिटी भी आपको ध्यान में रखना होगा मैग्नेटिक सर्किट्स को आप जब पढ़ोगे तब, ठीक है। उसमें आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले तो आप रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है
म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो, ठीक है, म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो, जिसमें हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और रिलेटिव एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स है आपको मैग्नेटिक सर्किट्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। इस पर भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं ये एक छोटे टॉपिक के ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर। और ये 100% शॉर्ट आपको मार्क्स दिलाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ के जो फार्मूलाज है और उसके रिलेटिव स्टेटमेंट्स है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो एसी फंडामेंटल्स में आपको पढ़ना होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो अल्टरनेटिंग वेव्स की रहती है। ये आपको सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप यहाँ से शुरुआत करो एसी फंडामेंटल्स को लेकर। आफ्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू शुड स्टार्ट फ्रॉम एसी फंडामेंटल्स, जिस पे आपको आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला, उसका कन्वर्जन, ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। एवरेज वैल्यू क्या होती है साइन वेव की, ठीक है, प्योरली साइन वेव की, जीरो, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ये 3 फॉर्मूले तो डेफिनेटली आप देख के जाओ। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से आएगा, ठीक है। ये चीज़ें होगी। यहाँ तक कि हमने डिस्कस कर लिया अल्टरनेटिंग वेव्स का। उसके साथ में आपको जो ओमेगा का वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, एक वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, करंट का इक्वेशन क्या है। मान लो एक हमारे पास एक एसी वेव फॉर्म है, एसी फंडामेंटल्स की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन क्या आता है, V = VM साइन ऑफ ओमेगा टी। ये ओमेगा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ओमेगा को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πf, ठीक है, 2πf। आपको इसके जो फॉर्मूलाज आते हैं उसमें आपको कैलकुलेशंस देखने को मिल सकते हैं। वीएम क्या होती है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू वीएम की, ठीक है, जो हमारा सिग्नल है उसका, ठीक है। पाई, ये 2π हो गया, ये कंप्लीट 180 साइकिल्स होगी, ये इक्वेशन हो गया। वैसे हमारा करंट का इक्वेशन आता है, ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन में आता है न्यूमेरिकल टाइप ऑफ जो अप्रोच रहती है वो क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। वीएम साइन ओमेगा टी, आईएम साइन ओमेगा टी, आईएम क्या है, वीएम क्या है, ये टाइप का डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो सेशंस देखे होंगे तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के हमने क्वेश्चंस लिए हैं एक्चुअली, और वही डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एवरेज, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज मतलब कितना होता है। अगर हम लोग मैक्सिमम के बेसिस में अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं 0.637 टाइम ऑफ आई एम, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं आई एवरेज, उसका हम लोग फार्मूला है। आपको कुछ इस तरीके से फार्मूला इस तरीके से आपको एमसीक्यू ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे ट्वाइस आई एम बाय पाई या फिर आई एम बाय पाई, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वाइस आई एम बाय पाई, आई एवरेज बाय, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं 0.637 टाइम्स ऑफ आई एम, ठीक है। ये हो गया आपका आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एवरेज वैल्यू को हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ द हाफ साइकिल टू द बेस ऑफ लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, अगर हम लोग उसको डिफाइन करते तो फॉर एवरेज वैल्यू के लिए, ठीक है। मैं काफ़ी जल्दी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे रिकॉल करें, जो आप तक मुझे पहुँचानी है, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट्स, जहाँ पे आरएल और कैपेसिटेंस सर्किट का इफेक्ट आता है, ये आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना होगा। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करके रख रहा हूँ सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट जो है, जिसमें आरएल और आरएलसी सर्किट का कॉम्बिनेशन रहता है, ये आपको डेफिनेटली करके जाना है। इस पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट में जहाँ पे एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, या फिर प्योर एक कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल सर्किट है, आरएल सीरीज है, आरएल पैरेलल सर्किट है, तो उस टाइप में आपको जो tan phi और z का जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला रहता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आरएल सर्किट ले लेते हैं, ये आरएल सीरीज सर्किट है हमारा, तो इस केस में हमारा tan phi का फॉर्मूला क्या आता है, tan ऑफ phi वो होता है हमारा XL/R, ठीक है। ये फार्मूलास आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये फार्मूलास कैसे आते हैं, और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको ये सिंपल सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि जो हमारा पावर एब्सॉर्ब होता है प्योर इंडक्टेंस का, वो होता है 0। ये इस टाइप के जो पॉइंट्स है आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछने को देखने को मिल सकते हैं। एसी थ्रू अगर हमारे पास प्योर कैपेसिटेंस है तो उसमें करंट लैग करता है, लीड करता है। अगर ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि हमारे पास इंडक्टेंस में क्या होता है, इंडक्टेंस में हमारा वोल्टेज लीड करता है करंट को, ठीक है। कैपेसिटेंस में हमारे पास क्या होता है, करंट लीड करता है हमारे वोल्टेज को। ये हो गया हमारा और वोल्टेज करंट 90 डिग्री से। प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस की बात करो मैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको एसी फंडामेंटल्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है। रेजोनेंस टाइप ये जो सर्किट है, ये जो
टाइप ऑफ ये नेटवर्क है, ये आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, जब हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है हमारा इक्वल हो जाता है, तब हमारी रेजोनेंस की कंडीशन आती है। एक सर्किट हमारा बिहेव करने लग जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसमें वो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का जो इफेक्ट है वो नलीफाई कर देता है। ये रेजोनेंस सर्किट में आपको एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पूछा गया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, एफ आर इज इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जो रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ओके, tan फाई का इसमें क्या रहता है, tan फाई का उसमें फॉर्मूला क्या रहता है, XL माइनस XC/R tan फाई। ठीक है, सीरीज RLC सर्किट की बात कर रहा हूँ। इस टाइप के फॉर्मूलेज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में डेफिनेटली वो पूछेंगे, मैं अभी इसे आपको अश्योरिटी बता दे रहा हूँ। इसमें क्यू फैक्टर रहता है, क्वालिटी फैक्टर, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/R√L/C, ये हो गया हमारा क्यू फैक्टर। ये क्वेश्चन हमने एसएससी में काफ़ी बार देखा है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। ये यहाँ पे मैं बात करूँ RLC और टैंक सर्किट और रेजोनेंस की यहाँ पे बात करो। ठीक है, हम लोग एसी फंडामेंटल्स का हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। देखिए काफ़ी डिटेल में मैं जितना मैं ट्राई कर सकूँ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली इस सेशन में कवर करा दूंगा। फिर भी अगर आपको अगर आप पॉइंट मिस आउट होता है, कोई इशू आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग फिर से एक सेशन बना लेंगे। या फिर अगर आपको डाउट्स है तो हम लोग डाउट्स का भी एक सेशन ले सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ मेनली मैं बता दूं एसी फंडामेंटल्स में आपको क्या करना होगा। एसी फंडामेंटल्स पे आपको ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना होगा। ये जो कंसेप्ट है हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल का आपको डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे हमारा फाई करंट बिटवीन वोल्टेज एंड फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ट्रू पावर क्या होती है, अपैरेंट पावर क्या होती है, ये फॉर्मूलाज आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं S² इज इक्वल टू P² प्लस Q²। हमारे पास P क्या होता है, वो होता है हमारा एक्टिव पावर, Q क्या होता है हमारा रिएक्टिव पावर, S होता है हमारा अपैरेंट पावर। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक्टिव पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, VI cos फाई। ठीक है, रिएक्टिव पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, VI sin फाई। ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एसी फंडामेंटल्स में आएगा। टैंक सर्किट भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीफेज सिस्टम में आपका जो स्टार और डेल्टा कन्वर्जन में अभी इसमें बता दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट और सर्किट लॉस के अंदर, बट यहाँ पे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चन रहते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के कनेक्शन में। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये सारे से क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी चैनल पे लिए हैं। ओके, अगर अब हम लोग और डिस्कस करते हैं कि एसी फंडामेंटल्स में यहाँ पे पैरेलल एसी सर्किट्स का आता है। ठीक है, पैरेलल एसी सर्किट्स में आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं एडमिटेंस, ससेप्टेंस, कंडक्टर्स, ये क्या चीज़ें होती है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग इम्पिडेंस को लिखते हैं Z इज इक्वल टू R प्लस माइनस JX। ठीक है, वैसे हमारे पास में पैरेलल सर्किट में आता है एडमिटेंस। ओके, एडमिटेंस को हम लोग लिखते हैं Y इज इक्वल टू G प्लस माइनस JB। ओके, यहाँ पे G हो गया हमारा कंडक्टेंस, B क्या हो गया हमारा ससेप्टेंस। ओके, और BL हमारा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, तो ये बात को ध्यान में रखना कि एडमिटेंस कैसे किसी का रेसिप्रोकल रहता है और रेजिस्टेंस किसी का रेसिप्रोकल रहता है, रिएक्टेंस किसका रेसिप्रोकल रहता है। ये टाइप के आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। देखिए मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो वर्कआउट चीज़ है जो यहाँ पे मैं एनालाइज करके रखा हूँ, जो चीज़ें पूछी जाती है वही मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको ऑप्टिमाइज तरीके से आपका प्रिपरेशन हो सके। ऐसा नहीं कि आप डेफिनेट बहुत सारा चीज़ें पढ़ रहे हो और फिर भी आपको एग्जामिनेशन में जाने के बाद में जो पॉइंट आपका एग्जैक्ट पढ़ने का था वही नहीं पढ़ा और आपने कोई दूसरा ही नॉलेज आपने ग्रास्प करके आपको एग्जामिनेशन में चले गए। ऐसा करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक टू द पॉइंट आपको एग्जामिनेशन की आपका स्ट्रैटेजी रखनी होगी, प्रिपरेशन रखनी होगी। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये सेशन बनाए और आप ही लोगों के रिक्वेस्ट से हमने ये सेशन आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में। मैंने आपको बताया 3 फेज पावर और DC साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स जो होता है हमारा RC और RL सर्किट का, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ के जाना होगा। 3 फेज पावर में अभी हमारे पास तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में जो 3 फेज पावर आता है, अगर हमारे पास डेल्टा सर्किट है, 3 फेज सर्किट है, स्टार कनेक्शन है तो उसका वोल्टेज और करंट का डिपेंडेंस क्या होता है। डेल्टा कनेक्शन है तो हमारे पास वोल्टेज और फेज वोल्टेज और
यहाँ पे हमारे पास लाइन वोल्टेज उसका क्या रिलेशन होता है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। डीसी सर्किट जब हम लोग आरएल और आरसी सर्किट को प्रोवाइड करते हैं तो उसका आपका रिस्पांस क्या होता है, उस पर भी आपको एसी फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 10 to 15% का मैं जितना एनालाइज किया वहाँ पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम एसी फंडामेंटल्स के ऊपर। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या पढ़ना होगा, ठीक है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। उसके पे पहले मैं एक पॉइंट मिस आउट करके मैं आपको बता देता हूँ। एक जो कंपैरिजन आता है सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का, वो आपको यहाँ पे रेजोनेंट सर्किट में कंपैरिजन में लिख लेता हूँ। कंपैरिजन आता है सीरीज और पैरेलल में, वो आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना होगा। जैसे आपका इंपीडेंस रहता है मिनिमम इन केस ऑफ सर्किट सीरीज सर्किट, मैक्सिमम रहता है पैरेलल सर्किट में। उसका जो करंट रहता है सीरीज सर्किट में आरएलसी, रेजोनेंट सर्किट की बात करो वहाँ पे मैक्सिमम रहता है, और पैरेलल सर्किट में हमारा मिनिमम रहता है। उसका पावर फैक्टर कितना रहता है, पावर फैक्टर ऑलवेज 1 रहता है रेजोनेंट सर्किट में, वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल सर्किट में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला चेंज होता है, आपको इस बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, 1/2 पे √1/LC माइनस R² L², ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का ये फॉर्मूला है। और हमारे पास जब हमारा जो मेन फ्रीक्वेंसी हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होता है ज़्यादा होता है तो हमारा सर्किट कैसा बिहेव करता है, ठीक है। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी लेस है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से तो हमारा सीरीज सर्किट में हमारा सर्किट जो है कैपेसिटिव जैसा बिहेव करेगा, और अगर हमारा पैरेलल सर्किट है तो उसमें इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा। और हमारा मेन फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो सर्किट हमारा इंडक्टिव काम करेगा सीरीज सर्किट में, और पैरेलल सर्किट में हमारा सर्किट जो है कैपेसिटिव जैसा वर्क करेगा। क्यू फैक्टर क्या होता है, और सीरीज सर्किट में मैग्नीफाई क्या होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है। सीरीज सर्किट में जो होता है वो होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ रेजोनेंस, और पैरेलल सर्किट में जो होता है वो होता है करंट का मैग्निफिकेशन। ये आपको ध्यान में रखना होगा रेजोनेंस के पॉइंट में, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मिस आउट हो गए थे मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग देखते हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। देखिए मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर, सिंगल फेज, 3 फेज, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव, and energy, 2 wattmeter method of 3 phase and 3 phase power measurement, measurement of frequency, phase angle, ammeter, voltmeter, moving coil and moving iron type, extension type of wattmeter, multimeter, Megger, energy meter, AC bridges, use of CRO, signal generator, CTPT and their uses, and earth fault and detection। देखिए मेजरमेंट ऑफ पावर, अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज और 3 फेज की बात करते हैं तो आपको कौन से टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। अगर आपको 3 वाटमीटर मेथड पता है, और या फिर 2 वाटमीटर मेथड यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना होगा वाटमीटर हमारा क्या मेजर करता है, वाटमीटर हमारा मेजर करता है एवरेज पावर। ये इस टाइप के एमसीक्यूज आपको डेफिनेटली जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहता है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछने को मिल सकते हैं। हमारा वाटमीटर क्या मेजर करता है, एवरेज पावर, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और मेजरमेंट ऑफ सिंगल फेज, 3 फेज पावर जो रहते हैं उसके डिफरेंट सर्किट्स, उसको आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसी के क्वेश्चंस की, ठीक है। उसी के साथ में आता है आपको हमारा 2 वाटमीटर मेथड। 2 वाटमीटर मेथड जो है हमारी, ये डेफिनेटली आता है 2 से 3 क्वेश्चंस आपको अभी मैं बता रहा हूँ 100% आएंगे, ठीक है। 2 वाटमीटर मेथड में हमारे पास 3 फेज पावर हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग 2 वाटमीटर। उसमें जो 4 कंडीशंस है अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आप इसको रिकॉल करके जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, जब आप मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बता देता हूँ, आपको वो रिकॉल हो जाएगा जब आप पढ़ाई करोगे। तो tan phi इज इक्वल्स टू √3 W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अब इस केस में हमारे पास जो 2 वाटमीटर मेथड है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कैसे 4 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारी कंडीशंस आती है कि जब अगर हमारा सर्किट प्योरली 1 है, जिसका पावर फैक्टर प्योर कॉस फाई जो है हमारा वो है 1, ठीक है। जिसका हमारा पावर फैक्टर 1 है, उस केस में हमारा फाई क्या हो जाएगा 0। उस केस में हमारे W2 जो है, जो सेकंड वाटमीटर है हमारा वो पॉजिटिव मेजर करता है, नेगेटिव मेजर करता है। W1 क्या हमारा मेजर करता है, पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव मेजर करते हैं। और हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, हमारा जो 3 फेज अगर हम लोग पावर मेजरमेंट करते हैं तो टोटल पावर आता है तो W1 प्लस W2, ठीक है। ये कंडीशन आ जाती है। दूसरी ऐसी कंडीशन वो पूछते हैं कि जब आपका कॉस फायर दैट मीन्स पावर फैक्टर 0.5 हो, तो इस केस में जो हमारा W1 का जो वैल्यू रहता है वो होता है 0, W2 हमारा पॉजिटिव मेजर करता है, तो दैट मीन्स हमारा
जो टोटल पावर मेजरमेंट रहता है तो उस केस में हमारा सिर्फ W2 की वजह से रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 4 क्वेश्चन अभी आपको करा के दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो फाई है वो है अगर हमारा मोर देन 60 डिग्री रहता है, ठीक है। फाई अगर हमारा मोर देन 60 डिग्री रहता है तब हमारा कॉस फाई जो रहता है वो लेस देन 0.5 रहता है। उस केस में हमारा 1 वाट मीटर जो है वो नेगेटिव मेजर करता है, ठीक है। 2 वाट मीटर मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में हमारे पास जो पावर रहता है वो रहता है P = W2 - W1। ये चीज़ें आपको जब आप डिटेल में प्रिपेयर कर, देखिए ये आपका ओवरऑल सेशन है, मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सेशंस कवर करा लिए। अगर आपको फिर भी कोई लगता है कोई टॉपिक को तो हम लोग उसको कवर करा लेंगे, उसकी आप चिंता मत करो। फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और कौन से क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इस केस में हमारा पावर का मेजरमेंट आएगा कि W2 - W1, ठीक है। और हमारा जो 90 डिग्री जब होता है फाई तब हमारा जो पावर फैक्टर रहता है वो रहता है 0, और उस केस में हमारा 1 वाट मीटर नेगेटिव रीड करेगा और एक पॉजिटिव, और टोटल पावर हो जाएगा हमारा 0 उस केस में। ये कंडीशंस काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछी है। दैट मीन्स W1 + W2 जब हमारा पावर फैक्टर 2 वाट मीटर हमारे 0 मेजरमेंट करेंगे तब हमारा उस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या रहेगा, आपको ऐसे ऑप्शंस रह सकते हैं 0, 0.5, 1 या फिर नन ऑफ दिस, तो ध्यान में रखिएगा उस केस में आपका पावर फैक्टर रहेगा 0, ठीक है। ठीक है, ये टाइप का आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आपको मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल ये भी ध्यान में रखने का। एमीटर वोल्ट मीटर में आपको कौन से फैक्टर्स हैं मैं बता दूं, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है जहाँ पे आपको मूविंग कॉइल और मूविंग आयन टाइप का सबसे पहले तो डिफरेंस ही आपको पूरा लर्न कर लेना है, ठीक है। मूविंग आयन और मूविंग कॉइल और मूविंग आयन टाइप में क्या क्या होता है, कौन सा डीसी के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा एसी और डीसी बोथ के लिए यूज़ करते हैं, और उसका जो ये है डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी चैनल पे आपको बता दिया। वो आपको जाके काफ़ी अच्छे से पढ़ना हो या फिर आप खुद भी अगर पढ़ रहे होगे तो आपको ये चीज़ें कभी मिस आउट नहीं करनी पड़ेगी, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर में जो रेंज एक्सटेंशन आता है, रेंज एक्सटेंशन के जो क्वेश्चन है आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको एमीटर की रेंज कैसे हम लोग एक्सटेंड करते हैं बाय यूजिंग शंट, वोल्ट मीटर की हम लोग बाय यूजिंग सीरीज रेजिस्टेंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर हम लोग जिसको कहते हैं, उसकी रेंज मेजरमेंट के जो आपको क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो आपको डेफिनेटली पढ़ने पड़ेंगे, करेक्ट। यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया था एक्सटेंशन ऑफ वाट मीटर मल्टीमीटर का रहता है, और मेगर हम लोग क्या क्या के लिए यूज़ करते हैं, हाई रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एनर्जी मीटर उस हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस में आपको कितना एनर्जी मेजर होगा, ये आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। एसी ब्रिजेस और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सिग्नल जनरेटर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पे आपको पता होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम लोग ओपन सर्किट पे नहीं यूज़ करते, शॉर्ट सर्किट पे नहीं यूज़ करते, और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, उसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। आई होप मैंने सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी आपको जो पढ़ना होगा वो मैंने कवर करी। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सो दैट बाकी लोग कमेंट सेक्शंस को पढ़ के आपको बेनिफिट कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया था ये समझ में आएगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो मान लो 50% ऑफ द आपका अभी तक के इसको मिला के 50% आपका क्वेश्चन यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सिंक्रोनस मशीन तो इसके बाद से मतलब यहाँ तक अभी हमने 50% का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। और अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस इलेक्ट्रिक मशीन्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा डीसी मशीन में, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, जो शॉर्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगी, शॉर्ट आपको क्वेश्चन दिलाएंगे एग्जामिनेशन में, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो डीसी मशीन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपको 4 चीज़ें बता दूँ। जो स्टेटर कोर, रोटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग, स्लिप रिंग्स ये काय की बनी रहती है, उसका जो मटेरियल है वो तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा डेफिनेटली। स्टेटर कोर बना रहता है सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। स्टेटर कोर हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। रोटर कोर हम लोग माइल्ड स्टील का बनाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास स्टेटर वाइंडिंग रहती है वो हमारी कॉपर की रहती है, सभी को पता है कॉपर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्लिप रिंग्स हम लोग बनाते हैं कॉपर अलॉय की, ठीक है।
ब्रशेस रहते हैं हमारे कार्बन के, स्लिप रिंग्स रहती है हमारी कॉपर और लाइक। ये आपको कंस्ट्रक्शंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। बेसिक प्रिंसिपल क्या है डीसी सर्किट का, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मोटर और जनरेटर का, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे मशीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कर्व, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इन्वर्टर वी कर्व, इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको डीसी मशीन में डेफिनेटली पूछी जाएगी। अब यहाँ पे मोटर और जनरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एक ही फॉर्मूला के ऊपर, V इज इक्वल टू ई जी प्लस आई ए आर ए, या फिर V इज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए। ये दो फार्मूलाज है जहाँ पे आपको जनरेटर और मोटर के लिए दो फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने पड़ेगी। यहाँ पे आई क्या हो गया आर्मेचर करंट, आर ए हो गया हमारे आर्मेचर रेजिस्टेंस, वी हो गया सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया हमारा बैक ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस फार्मूला के ऊपर या फिर डीसी मशीन्स के ऊपर पूछने को मिल सकते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल और अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, स्पीड कंट्रोल हो गया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स हो गए, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, पैरेलल और पैरेलल ऑपरेशन जो रहता है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसमें स्टार्टिंग मेथड जो रहती है डीसी मोटर की वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। रियोस्टैटिक स्टार्टिंग है या फिर और कोई स्टार्टिंग्स है, वो भी आपको स्टार्टिंग मीटर के फॉर्मूलाज भी अपने आपको लर्न करने पड़ेंगे, और वो कौन से डिपेंडेंट है, उसके इंटरडिपेंडेंसी जो रहती है, जैसे सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड है, एक दूसरे के जो पैरामीटर इंटरडिपेंडेंसी रहते हैं वो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकिंग हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, लॉसेस और एफिशिएंसी जो रहती है डीसी मशीन में, हम लोग स्ट्रेट लॉसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस जैसे रहते हैं वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, जस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ओके, जैसे अभी हम लोग लिखते हैं उसको कि स्ट्रे लॉसेस मतलब क्या होता है, आयन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है डीसी मशीन के अंदर, ई बी इज इक्वल टू 5 PZ N अपॉन 60A। ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली काम में आएगा, एक क्वेश्चन से उसके ऊपर आता ही आता है। ठीक है, इसमें आपको फाई क्या होता है, जेड क्या होता है, पी क्या होता है, एन क्या होता है, इसमें दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है वेव वाइंडिंग हम लोग क्या के लिए यूज़ करते हैं, लैप वाइंडिंग क्या के लिए यूज़ करते हैं। वेव वाइंडिंग हमारी हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए रहती है, और लैप रहती है हमारी हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा लैप वाइंडिंग के लिए भी एक क्वेश्चन आपको काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रशेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया अभी तक का हमने डीसी मशीन के ऊपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें से पढ़नी पड़ेगी। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पावर ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और परमानेंट मैग्नेट के लिए हम लोग कौन से टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन रहते हैं, कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे सिलिकॉन के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील हम लोग पावर ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं, फेराइट हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स के लिए यूज़ करते हैं, अल्निको जो है हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, जब हमारा हम लोग रेफर करते हैं कुछ इसके जो पैरामीटर्स रहते हैं, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड, तो के स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते हैं, के स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का, उसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट सर्किट, वो भी मैंने आपको बताया था। ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट वो किसके लिए परफॉर्म की जाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग कॉपर लॉसेस निकालने के लिए, ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग कैसे के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोर लॉस और कॉपर लॉस क्या के लिए रहते हैं, उसका ये क्या है, और आपको ध्यान में रखना होगा ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली काम में आएगी जब आप आपकी पढ़ाई में ये सारा चीज़ें मैं जो भी बता रहा हूँ आप उसको नोट करके रखोगे और आप उसको रिकॉल करके पढ़ोगे। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा दिलाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो कनेक्शंस रहते हैं, उसके ऑटो ट्रांसफार्मर्स के अंदर कनेक्शंस रहता है। ठीक है, उसका वाइंडिंग कैसा रहता है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रहता है, डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रहता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म ऑन द लॉसेस, ये आपको यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट जो क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने आपको बताया था वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, इसमें आता है मेनली हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, उसका दोनों का डिफरेंस आप डेफिनेटली ध्यान से देखे करिएगा, तो सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, ये सेशंस के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज ऑलरेडी ले चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसी के डिपेंडेंट आपको क्वेश्चंस आपको कैसे बनाना है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज़ें आपको ट्रांसफार्मर्स के अंदर समझ में आया होगा। जो
बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करने जाओ उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा। ओके, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम लोग प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो उसके इसमें हम लोग के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लोग सेकेंडरी टू प्राइमरी आते हैं तो हम लोग 1/k² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर का 3 फेज इंडक्शन मोटर। वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका ऑपरेशन क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जो इंटरडिपेंडेंसी है, जैसे वोल्टेज, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज करंट, ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती है, या फिर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी, डुएबल सा न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर की, वो आपको ध्यान में रखने की। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वेरिएशन ऑफ टॉर्क एंड स्पीड, जो आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन चेंज होता है तब उसमें आपका स्पीड और टॉर्क कैसे चेंज होता है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा उस केस में। जैसे कि आता है हमारे पास एक फॉर्मूला, जैसे हमारा कि स्टार्टिंग टॉर्क जो रहता है वो रहता है हमारा TST इज इक्वल टू K इंटू R² प्लस X2², ये फॉर्मूला हो गया। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस के डिपेंडेंट है। और ये सारे जो फॉर्मूलाज है, रोटर टॉर्क, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, उसमें क्या रहता है, R2 इज इक्वल टू X2, रोटर रेजिस्टेंस टू रोटर रिएक्टेंस, ये एक फार्मूला हो गया। ये सारी चीज़ें आपको इंडक्शन मोटर के अंदर पढ़नी होगी। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स के अंदर अगर हम लोग देखें, रिलेक्टेंस मोटर आता है, हिस्टेसिस मोटर आता है, ये सारी चीज़ें आपको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स के अंदर पढ़नी पड़ेगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आपको कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, उसमें आपको कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा हाईएस्ट एफिशिएंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने अभी आपको मैं एक चीज़ बताना रहेगा कि डीसी मोटर्स के अंदर जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग डीसी मशीन्स को लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट टॉर्क जो आता है हमारा सीरीज मोटर का आता है, डीसी सीरीज मोटर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड का आता है। थर्ड हमारा आता है शंट मोटर का, और फोर्थ हमारा लोएस्ट टॉर्क जो आता है वो आता है हमारा डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर का। दैट मीन्स हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉर्क रहता है डीसी सीरीज मोटर का, इसलिए हम लोग उसमें ट्रैक्शन फॉर्म में ट्रैक्शंस के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे लोएस्ट रहता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंडेड डीसी मोटर का। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सबसे लोएस्ट टॉर्क किस में रहता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डीसी मशीन्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जैसे मैंने अभी बताया था कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस यहाँ पे पढ़ने पड़ेगा। और उसके एप्लीकेशंस भी है। एप्लीकेशंस में मतलब हम लोग कहाँ पे कैपेसिटर का स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर रन मोटर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, उसका एक दो बेसिक फार्मूलाज है वो आपको ध्यान में से पढ़ने पड़ेंगे। ओके, और सबसे पहले मेन बात बताना रहेगा कि जो स्लिप ऑफ ये रहता है, उसकी जो रहती है स्लिप, ठीक है, या फिर उसका एक फार्मूला है NS इज इक्वल टू 120 F/P, सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला है, और स्लिप का जो परसेंटेज स्लिप का है उससे रिलेटेड एक पावर स्टेजेस रहती है इंडक्शन मशीन के अंदर, जहाँ पे फिक्स लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस, जैसे हम अगर हम लोग केज को अगर हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो हम लोग PI एक्टिव पावर उसमें सप्लाई करते हैं। उसके बाद में हमारे पास स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर आयरन लॉसेस होता है। उसके बाद हमारा एक्टिव पावर जो सप्लाई होता है हमारा, वो होता है हमारा रोटर को सप्लाई होता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, PM उसको लिखते हैं, जहाँ पे उसके बाद में हमारा रोटर कॉपर लॉसेस और हमारे पास विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम P आउट का एक इसका चार्ट है, ठीक है, मिलता है, जहाँ पे हमें शाफ्ट पावर मिलता है। तो उस स्टेजेस में जो स्लिप के डिपेंडेंट उसके सारे वैल्यूज़ रहती है। अगर आपके पास सिंक्रोनस स्पीड पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, नंबर ऑफ पोल्स है, या फिर इसमें से दो चीज़ें पता हो तो आप इसमें से एक वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, रनिंग स्पीड निकाल सकते हो। और उस स्लिप के डिपेंडेंट आपको जो पावर रहती है PM P2CM, ठीक है, ये हो गया ग्रॉस पावर, कॉपर लॉसेज और आउटपुट पावर जो हो गया, उसका एक रिलेटेड फार्मूला है, वो है 1S1 - S। इससे डिपेंडेंट आप ये सारी चीज़ें फार्मूलाज निकाल सकते हो। ये डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं ऑन द 3 फेज इंडक्शन मशीन पे। ये चीज़ को इलेक्ट्रिक मशीन्स को आपको काफ़ी डेप्थ में स्टडी करना है। 60 days आर मोर देन इनफ टू क्रैक एन एग्जामिनेशन, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन EMF जो रहता है, 3 फेज EMF
आर्मेचर रिएक्शंस क्या होते हैं, उसका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल ऑपरेशन जो रहते हैं हमारे टू फेज अल्टरनेटर का, सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर को, स्टार्टिंग जो है होती है सिंक्रोनस मोटर की वो कैसी होती है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दिला सकता है सिंक्रोनस मशीन के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्विकली जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको जनरल अवेयरनेस और आपको लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड्स की चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 20 to 25% आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफरेंट पावर स्टेशन क्या होते हैं, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इसका फॉर्मूला तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। व्हाट इज़ लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, रेशियो उसका क्या होता है, डिमांड फैक्टर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन इस साल डेफिनेटली पूछा जाएगा, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर या फिर डिमांड फैक्टर, एक तो फॉर्मूला, नहीं तो आपको उसके डिपेंडेंट एक आधा छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड। डिमांड फैक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। यूटिलाइजेशन का फैक्टर होता है मैक्सिमम लोड ऑन द जनरेटर अपॉन जनरेटर कैपेसिटी। इस टाइप के जो रेशियोज, इस टाइप के जो फॉर्मूलेज है, इसके टर्मिनोलॉजीज है, एक वो आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ जनरेशन का एक फॉर्मूला आता है, वो आपको पढ़ना है। इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ्स क्या है देयर, उसके जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। शॉर्ट सर्किट करंट फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट, उसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये जो सिलेबस का पॉइंट है वो है हमारा स्विच गियर, उसमें हमारी रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन बाय एयर ऑयल, ये आपको पढ़ना है। HRC फ्यूज है किसका बना रहता है, वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर HRC फ्यूज का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ एंड लीकेज के लिए हम लोग कौन से रिलीज या फिर हम लोग प्रोटेक्शन सर्किट यूज़ करते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बुकोज रिले हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, स्लो डेवलपिंग फॉल्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। मर्स प्राइस प्रोटेक्शन हम लोग जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, ये टाइप ऑफ प्रोटेक्शन आपको स्विच गियर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ये सारे हमने 34 सेशंस ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं, उसमें आपके इसके क्वेश्चंस अपने को देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स नया होगा जिन्होंने वो सेशंस नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अगर आप आई बटन पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली काम में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोटेक्शन रहता है जनरेटर ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर, बस बार्स का, लाइटनिंग इरेक्टर्स किस पे वर्क करता है उसके टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे रहती है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर के मटेरियल जैसे रहते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम, केबल ऑफ डिफरेंट केबल्स, केबल रेटिंग एंड डी रेटिंग फैक्टर, ये भी आपको चीज़ें पढ़नी होगी। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको केबल्स के ऊपर पॉइंट क्वेश्चंस आपको पूछने जा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता दूँ जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, जो अभी मैं आपको इतना जल्दी नहीं कवर कर सकता। सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है, लेकिन मैं आपको क्या क्या पढ़ना होगा वो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसमें हमारे पास लाइटनिंग स्कीम्स क्या है, डिफरेंट एलिमेशंस के कितने वेरियस पैरामीटर्स रहते हैं, कितने उसकी वैल्यूज रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन आता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स एंड रिलेवेंट आई रूल्स का सेशन हमने काफ़ी बार, आई रूल्स 1956 का एक सेशन हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा दिया, वो आप जाके देख सकते हो। और CA का भी सेशन हमने अपलोड किया, CA 2003, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपको एग्जामिनेशन में काम में आएगा। अर्थिंग प्रैक्टिसेस और आई रूल्स में अर्थिंग का हमने कौन सा रूल यूज़ करते हैं आई रूल्स के अंदर, ये भी आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। इस बार तो 100% एक क्वेश्चन आपको आई रूल्स के ऊपर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें एल्यूमिनेशन के फॉर्मूलाज जो होते हैं, लक्स, ल्यूमिनस, कैंडेला, ये कौन सी यूनिट है, कौन से इसमें पैरामीटर्स है, ये आपको एलिमिनेशन के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या आता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके ऊपर आपको जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, PN जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जैसे रहते हैं, CB, ये कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर आपको पेपर 1 में एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ के जाना हो। तो ये था हमारा डिटेल सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर अ पेपर 1 ऑफ SSC JEE इलेक्ट्रिकल। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर है, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। जितना अभी हमने डिस्कस किया 100 क्वेश्चंस का,
फॉर द टेक्निकल, उतना ही इंपॉर्टेंस इस जनरल अवेयरनेस का भी है। ध्यान में रखिएगा, आप 100 से 100 क्वेश्चन भी आप मार्क करके आ जाते हो करेक्ट टेक्निकल में, तो फिर भी आपका सिलेक्शन छूट जाता है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस कंप्लीटली करेक्ट नहीं रहते, आपको रिलाय करना पड़ता है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पे। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है और हम लोग आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमको बता रहा हूँ। उसमें आपको सबसे पहले जीए और करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, जिसका आपको 15 से 16% के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पे। जीके और करंट अफेयर्स से मोस्ट ऑफ द टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स और बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रहते हैं 10th-12th की जो बेसिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री रहते हैं वो आपको पूछा जाएगा 14 से 17% पे। हिस्ट्री पे आपको 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी पे 10% रहेगा और इकोनॉमी पे 8 से 9%। ये सारे टॉपिक्स हम लोग चैनल पे प्रोवाइड करें। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है कोचिफाई भी पे। और सबसे पहली बात तो ये मैं बता चाहूँगा को आपको हमारे दोनों भी चैनल सब्सक्राइब करने वाले, कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे, क्योंकि हम लोग दोनों भी एक नॉन टेक्निकल चैनल का जो भी प्रिपरेशन है, जो भी सेशंस रहते हैं हम लोग कोचिफाई पे अपलोड करते हैं, और टेक्निकल जो प्योरली इलेक्ट्रिकल है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे अपलोड करते हैं। वो आपको दोनों भी चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करना है, सो दैट आपको कोई भी जो सेशंस हम लोग अपलोड करते हैं उसको मिस नहीं करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी उतना ही इसेंशियल है। मैं आपको हमने काफ़ी सारे डिफरेंट सेशंस है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार 100%, ठीक है, वो आपको सेशन देखना होगा, ठीक है। और बाकी में मैं जैसे बता दूं कि हम डेली के जो करंट अफेयर्स के सेशंस प्रोवाइड करते हैं, पीएमएन प्रेसिडेंट्स हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, मंथली जो शॉर्ट हम लोग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स का, वो भी आपको सेशंस ध्यान से देखने पड़ेगा। और हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़नी पड़ेगी। और अगर ये बात मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग डेफिनेटली आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। देखिए, आप ही का जो रिक्वायरमेंट है उसी को ध्यान में रखते हुए सेशंस हमको बनाना पड़ेगा, और क्योंकि आप ही का सिलेक्शन लेना है इसलिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि आपको हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सेशंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस पे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके ऊपर भी आपको 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये आप 100% कवर अप कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन से टाइप ऑफ ये रहते हैं, एनालॉजीज, डिफरेंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पैटियल विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, और ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट मेंशन के, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये काफ़ी लॉजिकल रहते हैं और हर कोई इसको सॉल्व कर सकता है अगर आपकी काफ़ी डेफिनेट प्रैक्टिस है। इसके लिए हमने एक 5 आवर्स का मैथ्स मैराथन का सेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया। इसमें आप सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सेशन में आपको एक प्रीलिम्स लेवल का कंप्लीट एक फार्मूलाज और ट्रिक्स के साथ में आपका ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पार्ट है आपका कवर हो जाएगा। ये हमने कोचिफाई चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करा दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी इसको आ रहा होगा, तो इसको भी आपको जाके देखना पड़ेगा। इसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए अभी तक हमने 200 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लिया फॉर द पेपर 1 ऑफ एसएससी जेईई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में होगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।